नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर के आया हूं सादत हसन मंटो की कहानी काली सलवार। मंटो की हर कहानी की तरह इस कहानी में भी अंत में एक बहुत ही कमाल का ट्विस्ट है, इसीलिए कहानी को आखिर तक सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। उन गोरों से मिलने जुलने के बाइस वो अंग्रेजों के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार नहीं चला तो एक रोज उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है, खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आते थे और वो 3-4 घंटों में ही 8-10 गोरों को निपटाकर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हमवतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी जबान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी जुबान से ये लाइल्मी उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जबान में गालियां देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते और वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, हरामजादा है, समझा। यह कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा नहीं करती, बल्कि बड़े प्यार से उनसे बातें करती। ये गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहां दिल्ली में वो जब से आई थी, एक गोरा भी उसके यहां नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहां उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। मगर आज तक सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और उन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना उनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बता चुकी थी, मगर ताज्जुब की बात है कि उनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपए के काबिल समझा। इस तरह जब छठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कम कहो तो मैं नहीं लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने यह बात सुनकर तकरार नहीं की और उसके यहां ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो नहीं दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकालकर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपके से रख ली कि चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीनों में, 20 रुपए महीने तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी जबान में फ्लैट कहता था। उस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफाए हाजत के लिए उस पखाना में गई तो उसकी कमर में शिद्दत का दर्द हुआ। फारिग होकर जब उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया कि क्योंकि ये मकान खास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर ज्यों ही उसने जंजीर पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई और फिर एकदम पानी शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोक्विनोन डाल रहा था। उसने सुल्ताना की चीख सुनी, दौड़कर वो बाहर निकला। सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, यह मुआ पखाना है या क्या है? बीच में रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूं। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को इस पैखाने के बाबत सब कुछ बता दिया था कि यह नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी नीचे जमीन में धंस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना, इन दोनों का आपस में कैसे संबंध हुआ, यह एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श
रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। 4 बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लॉरी चलाने का काम करता रहा। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में जो कि उसको कोई काम नहीं मिला, इसीलिए उसने औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 बरस तक यह सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया, जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया और दोनों के संबंध हो गए। खुदाबख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। अब औरत चूंकि यकीन की कमजोर थी, इसीलिए उसने समझा कि खुदाबख्श बड़ा भाग्यवान है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। इस खुशनुमा यकीन ने खुदाबख्श की वक्त उसकी नजरों में और बढ़ा दी। खुदाबख्श आदमी मेहनती था, सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा की जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फोटो खींचा करता था। इसीलिए उसने फोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपए लेकर कैमरा भी खरीद लिया। धीरे धीरे एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियां खरीदी और फोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। उसने थोड़े ही समय के बाद अपना अड्डा अंबाले छावनी में कायम कर दिया। यहां वो गोरों के फोटो खींचता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के काफी गोरों से जान पहचान हो गई। वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहां छावनी में खुदाबख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के ग्राहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बुंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगनियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा कुल मिलाकर यह कि अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी, मगर एकाएक ही न जाने खुदाबख्श के दिल में क्या समाया कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदाबख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने यह भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहां लाट साहब रहते हैं, उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की तारीफ सुन चुकी थी। फिर वहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी, जिससे उससे बेहद अकीदत थी। जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वो खुदाबख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहां पहुंचकर खुदाबख्श ने 20 रुपए महीने पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, जिसमें वो दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चलती थी। म्युनिसिपल कमेटी ने शहर का यह हिस्सा खास तवायफों के लिए मुकर्रर कर दिया था, ताकि वो शहर में जगह जगह अपने अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थीं और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट्स। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी, इसीलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया, तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। यहां मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। यह बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इसी तरह उसने और बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े हुरूफ में जहां कोयलों की दुकान लिखा था, वहां उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहां शरीफा के खाने का आला इंतजाम है लिखा था, वहां उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। निवाड़ के कारखाना के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उसी कारखाना के सेठ के पास मुलाजिम थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी, इसीलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी चले आते हैं। चुनाचे जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार रही, तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर नहीं आया, तो उसे बहुत ज्यादा तशवीश हुई। उसने खुदाबख्श से कहा, हमें यहां आए हुए 2 महीने आज पूरे हो गए हैं, किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया। मानती हूं कि आजकल बाजार बहुत मंदा है, और इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल देखने में ही ना आए। खुदाबख्श को भी यह बात बहुत अरसे से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। और जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी, तो उसने कहा, मैं कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूं। एक बात समझ में आती है, वो ये कि जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं। या फिर यह हो सकता है कि वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदाबख्श और सुल्ताना
दोनों इस आवाज की तरफ मुतवजा हुए। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। यह पहला गाहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए माहवार तो फ्लैट के किराए में चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी भी कुछ नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीनों में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थीं, आहिस्ता आहिस्ता बिक गईं। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाला वापस चलते हैं। यहां क्या धरा है? भाई होगा, पर हमें तो यह शहर रास नहीं आया ना। तुम्हारा काम भी वहां खूब चलता था, चलो वहीं चलते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको अपना सर सदका समझो। इस कंगनी को बेच कर आओ, मैं असबाब वगैरह बांध कर तैयार रखती हूं। आज रात की गाड़ी से यहां से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। ये तुम्हारी चूड़ियां सब की सब यहीं वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहां भी कोई ना कोई असबाब बना ही देगा। सुल्ताना चुप रही। चुनाचे आखिरी कंगनी हाथ से उतर गई। बचे हुए हाथ देखकर उसे बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी हीले से भरना था। जब 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियां मौजूद थीं जिनके साथ वो अपना वक्त काट लिया करती थी, पर हर रोज उनके यहां जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। आहिस्ता आहिस्ता उसने उन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियां काटती रहती, कभी पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती, कभी बाहर बालकोनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकित और मुतहरिक इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क के दूसरी तरफ माल गोदाम था जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थीं और हर किस्म के माल असबाब के ढेर से लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था जिसमें बेशुमार रेल की पटरियां बिछी हुई थीं। धूप में लोहे की ये पटरियां चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती जिन पर नीली नीली रगें बिल्कुल इन पटरियों की तरह उभरी रहती थीं। इस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थीं, कभी इधर कभी उधर। उन इंजनों और गाड़ियों की छक छक फकफक सदा गूंजती रहती थी। सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकोनी में आती तो एक अजीब समा नजर आता। धुंधलके में इंजनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता था और गदले आसमान की जानिब मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता था। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते थे और आंख झपकने की देर में हवा के अंदर घुल जाते थे। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डिब्बे को जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो अकेले पटरियों पर चलता देखती तो उसे अपना ख्याल आता। तो सोचती कि उसे भी किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है, चले जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चलती जा रही है न जाने कहां। फिर एक रोज ऐसा आएगा जब इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी, किसी ऐसे मुकाम पर जो उसका देखा भाला न होगा। यूं तो वो बेमतलब घंटों रेल की टेढ़ी बांकी पटरियों और ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में यह भी ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को तो बाज औकात से ये इंजन सेठ मालूम होते हैं जो कभी कभी अंबाला में उसके यहां आ जाया करते थे। फिर कभी कभी जब वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता देखती है तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में
ऊपर से कोठों की तरफ देखता हुआ जा रहा है। सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बाइस है। चुनांचे जब इस किस्म के ख्याल उसको आने लगे तो उसने बालकोनी में जाना छोड़ दिया। खुदा बख्श से उसने बारहा कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहां घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहां बीमारों की तरह पड़ी रहती हूं। मगर उसने हर बार सुल्ताना से यह कहकर उसकी तशफ़ी कर दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूं, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक न सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था न खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वज़ा की कमीज बनवाई थी जिसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी। इसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की शलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वो इस साड़ी के नीचे सफेद बोस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि यह नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास यह लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत मगमूम था। उसे ऐसा महसूस होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श हस्बे मामूल बाहर था। देर तक वो दरी पर गाव तकिया सर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई के बाइस अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकोनी में चली गई ताकि गम अफजा ख्यालातों को अपने दिमाग में से निकाल दे। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डब्बे खड़े थे पर इंजन कोई भी नहीं था। शाम का वक्त था, छिड़काव हो चुका था, इसलिए गर्द गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झांक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन नुमूदार हो गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता यह ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। यह अजीबो गरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिले गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी यह सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, यह मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर इधर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया। तुम्हें गलतफहमी हुई, मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे यह मंजर पसंद आया। फिर बालकोनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। यह कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वो उठकर खड़ा हो गया। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूं। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखाए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो मामूली कद का, मामूली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शफाफ थीं। कभी कभी उनमें एक अजीब सी किस्म की चमक भी पैदा हो जाती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपटियों पर उसके बाल सफेद हो रहे थे। खाकस्तरी रंग की गर्म पतलून पहने था। सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनाचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था। यह सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ। बुलाया तुम ही ने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा। लो अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ देकर जाते हैं।
डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है, मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देनी ही पड़ती है। सुल्ताना यह सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेअख्तियार हंसी आ गई। आप क्या काम करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करते हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, यह तो कोई बात नहीं हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ ना कुछ तो जरूर करती होगी। झक मारती हूं। मैं भी झक मारता हूं। तो आओ दोनों झक मारे, मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के लिए दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, यह लंगर खाना नहीं है, और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं, मगर वो आदमी खुदा बख्श जो तुम्हारे साथ रहता है वो जरूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। यह कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसीलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया, ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। पंडित मौलवी और मिस्टर जिन्ना अगर यहां आ जाएं तो वो भी शरीफ आदमी बन जाएं। जाने तुम क्या उठपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूं। तो जाओ रास्ता पकड़ो। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरा करता हूं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूं। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुतालिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाले में आया होता जहां की वो खुशहाल थी तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहां चूंकि वो बहुत उदास रहती थी इसीलिए शंकर की बातें उसे पसंद आईं। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे हो? खुदा बख्श थक कर चूर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किले के पास से आ रहा हूं। वहां एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूं कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ कहा उन्होंने तुमसे? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूं ना, वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मैं यहां पिंजरे में कैद रहती हूं, ना कहीं जा सकती हूं ना आ सकती हूं। मुहर्रम सर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी भी फिक्र नहीं की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी तक नहीं है, कंगनियां थी सो एक एक करके बिक गई। अब तुम ही बताओ कि क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहां दिल्ली में खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर यह काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें मत करो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अंबाला छोड़ने में सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। क्या पता है कि कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक शलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बोस्की की कमीज पड़ी है, मैं उसको काला रंगवा लूंगी। सफेद नैनो का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, यह भी कमीज के साथ ही काला रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ एक शलवार की कसर है, सो तुम किसी न किसी तरह पैदा कर दो। देखो तुम्हें मेरी जान की कसम, किसी न किसी तरह जरूर ला दो। मेरी भत्ती खाओ अगर ना लाओ तो। खुदा बख्श उठ बैठा, अब तुम खामखां जोर दिए चली जा रही हो, मैं कहां से लाऊंगा? अफीम खाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। दुआ करो कि आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले यह साटन 12-14 आने गज मिला करती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं कोई हीला करूंगा। यह कहकर खुदा बख्श उठा, लो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं? होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर जहर मार किया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई।
कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद नैनो का दुपट्टा और सफेद बोस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी होता था। यह काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ी, जिनमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताबें पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में से मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फारिग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी। नीचे सड़क में रौनक के आसार नजर आने लगे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई थी, मगर सुल्ताना को यह नागवार मालूम न हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसा से देख रही थी। दफतन उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उसे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिला सोचे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमईन था, जैसे उसका अपना घर है। चुनाचे बड़ी बेतकल्लुफी से पहले रोज की तरह वो गांव तकिया सर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात नहीं की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। सुल्ताना शशोपंज में गिरफ्तार हो गई। कहने लगी, नहीं बैठो, जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर में किसी से निकाह करोगी न मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए हैं ही नहीं। छोड़ो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। सुल्ताना जहनी तौर पर शंकर को अब कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तो मुझे क्या कहना चाहते हो जो दूसरे चाहते हैं? शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर फर्क ही क्या रहा? मुझ में, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए, खुद समझनी चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूं, तो कहो क्या इरादा है? तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूं आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लोहो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है, जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन उनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी अजब ऊटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चलें। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना को झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूं, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई? सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं काली शलवार बनवा सकूं। यहां के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था, जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम ये काली शलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फौरन ही कहा, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। अगर हो सके तो तुम मुझे एक काली शलवार बनवा दो। शंकर मुस्कुराया, मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कभी कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें शलवार मिल जाएगी। लो, बस अब खुश हो गई? सुल्ताना के बुंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बुंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इन्हें क्या करोगे? चांदी की मामूली बुंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बुंदे मांगे हैं, उनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो? ये लो। यह कहकर सुल्ताना ने बुंदे उतार कर शंकर को दे दिए। इसके बाद अफसोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद
मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली शलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अब मैं चलता हूं। शंकर शलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से नहीं की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली शलवार थी, ऐसी ही जैसी कि वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बुंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस शलवार ने और शंकर की वादा इफाई ने दूर कर दिया। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े उसने जब पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर यह शलवार नहीं है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। यह कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बुंदे तुमने कहां से लिए? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों को थोड़ी देर तक खामोश रहना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी सादत हसन मंटो की कहानी काली शलवार। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।